और चलिए अब आपको कुछ जानकारी देते हैं कि अभी तक इस मामले में क्या हुआ। दिल्ली के जहांगीरपुरी में ये जो हंगामा हुआ, इस मामले को लेकर अब तक 15 लोगों को दरअसल हिरासत में लिया गया है। जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और पत्थरबाजी के नए वीडियो भी सामने आए हैं। हिंसा को लेकर सियासी वार पलटवार भी हो रहा है। रात भर ड्रोन के जरिए पुलिस की निगरानी भी जारी है, यानी कि पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। और चलिए कुछ और जानकारी आपको देने जा रहे हैं हम। दिल्ली में ये जो हिंसा हुई, जहांगीरपुरी में ये पूरा घटनाक्रम हुआ। हनुमान जयंती पर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस शोभा यात्रा के दौरान जो पथराव हुआ वो किसने किया? पत्थरबाजी के कुछ नए वीडियो भी सामने आए हैं। दिल्ली हिंसा को लेकर अब तक का जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। हिंसा पर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है, यानी कि अब जो नेता हैं वो भी अब इसे एक सियासी रंग देने में जुट गए हैं। रात भर ड्रोन के जरिए पुलिस की निगरानी जारी रही। रात भर अलग अलग जगह पर पुलिस की गश्त भी जारी रही। 15 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है, जो खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। तो अभी तक का ये अपडेट है, लेकिन अभी तक अपनी जिम्मेदारी से हर कोई पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। यूपी के जिलों में अधिकारी अलर्ट रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मसले को लेकर संज्ञान लेते हुए ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के भी सभी जिलों में अलर्ट रहे, अधिकारी जिलों में सख्ती बढ़ा दें, ये सीएम योगी ने कहा है। दिल्ली से सटे दरअसल जो जिले हैं वहां पर ज्यादा अलर्टनेस बढ़ा दी गई है। एनसीआर के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर 14 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर अलर्टनेस बढ़ा दी गई है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर कड़ी जांच की जा रही है, तो बॉर्डर पर भी अब कड़ी जांच की जा रही है, यानी कि पूरी चेकिंग के तहत ही लोगों को आगे जाने दिया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुशील माफ कीजिएगा, हमारे साथ दिल्ली से जहांगीरपुरी से ही मौजूद हैं और साथ ही ऋषभ मणि लखनऊ से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले जहांगीरपुरी में अभी इस वक्त क्या तस्वीर है? आप उसी जगह पर मौजूद हैं। सुशील, दिखाइए अभी कैसा माहौल है, और कुछ निशान कल रात के भी होंगे क्योंकि वहां पर यह पूरा घटनाक्रम घटा है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से इस समय फिलहाल जहांगीरपुरी के मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर ही मौजूद हूं और आपको मैं दिखाऊं कि पूरे इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, वो मौके पे हैं। पूरे इलाके को फिलहाल इसलिए सुरक्षित कर दिया गया है क्योंकि कल जहां मैं खड़ा हूं यहीं पर बवाल जो हुआ था वो बवाल शुरू हुआ था। फिलहाल आपको मैं दिखाना भी चाहूंगा कि इधर ये फिलहाल सी ब्लॉक का इलाका है, जिधर से फिलहाल 2 बार शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन जब तीसरी बार शोभा यात्रा निकाली गई तो राम भक्तों पर पथराव भी किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में समझने की ये है कि ये पूरा जो इलाका है, उस पूरे इलाके में सी ब्लॉक जो है वो आप सामने देख रहे होंगे कि ये जो पूरा इलाका है ये सी ब्लॉक है और यहां से भी पथराव और तमाम जो बोतलें जो हैं वो फेंकी गई, जिसकी वजह से मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो देख भी सकते हैं कि यहां पर तैनात किया गया है। तमाम इस पूरे गली में, हर एक गली में, यानी कि 10 पूरी गलियां हैं जिस पर फिलहाल तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो तैनात हो। आपको दिखाऊंगा कि देखिए सड़कों पे अभी भी जो शीशे, जो बोतलें फेंकी गई थी वो फूटे हुए आपको दिख भी रहे होंगे। चूंकि ये इलाका काफी हॉट स्पॉट रहा, यहीं पर भगदड़ मची, यहीं पर पथराव हुआ और यहीं पर जो आगजनी हुई थी वो यहीं से थोड़ा आगे फिलहाल जिधर से शोभा यात्रा मुड़ी थी वहां पर आगजनी की गई और इस पूरे इलाके को फिलहाल अब छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दोनों तरफ की जो सड़कें हैं वो फिलहाल बंद कर दी गई हैं। स्पेशल सेल के तमाम जो अधिकारी हैं वो फिलहाल मौके पे हैं। तमाम सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं क्योंकि कई ऐसे फिलहाल सीसीटीवी फुटेज अब सामने आना शुरू हुए हैं जो ये दावे कर रहे हैं कि सबसे पहले पत्थर किधर चला। फिलहाल दोनों समुदायों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि पथराव चला, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर राम भक्तों पर जो पत्थर फेंके गए वो कहां से फेंके गए। मैं आपको दिखा भी सकता हूं कि तमाम जो छत है वो भी आप देख सकते हैं कि ये फिलहाल काफी कंस्ट्रक्टेड इलाका है, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टेड है और इसीलिए फिलहाल यहां पर लोग छतों पर भी खड़े होकर पत्थरबाजी किए। तमाम जो राम भक्त थे और तमाम जो सन्यासी थे उनकी गाड़ियां इधर से निकल रही थी। पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश जब शुरू की तो उनके ये तस्वीरें ये बयां करती हैं कि कल जो घटनाक्रम हुआ दोनों तरफ से ही पत्थरबाजी की गई और उसके बाद अभी फिलहाल जांच जारी है। ये जांच का विषय है, पत्थर कहां से पहले चले।
आप बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ से ऋषभ मणि भी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, सीएम योगी ने भी संज्ञान लेते हुए 14 ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कितनी सुरक्षा पहले के मुकाबले अब आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं, सिर्फ 14 जिले, पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पे रखा गया है। कुछ जिले संवेदनशील हैं, जैसे 21 वो जिले हैं जब सीए एनआरसी के दौरान हिंसा हुई थी जिन जिलों में, वहां विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। 3 स्टेप में जो डीजीपी मुख्यालय से जारी हुई एडवाइजरी, 3 स्टेप पालन करने के लिए कहा गया है, जिसमें सतर्कता है, जिसमें प्रिवेंटिव एक्शन है और उसके बाद मॉनिटरिंग है। ये कहा गया है सतर्कता बरतेंगे, सीनियर ऑफिसर्स खुद फील्ड में रहेंगे, और प्रिवेंटिव एक्शंस, वो इलाके, वो लोग जो पहले भी इस तरह की घटनाओं में लिप्त रहे हैं उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाए। सीआरपीसी में जो सेक्शन है 107-16, उनके तहत पाबंद किया जाए ऐसे लोगों का जिनका पहले भी इस तरह के मामलों में नाम आया है। फिर इसके बाद शुरू होता है मॉनिटरिंग का दौर, जो पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश का है, सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ, वहां से मॉनिटरिंग हर जिले की जा रही है। जहां रेंज में जो आईजी डीआईजी बैठे हैं, जोन में एडीजी बैठे हैं, उनको ये हिदायत दी गई है कि वो भी लगातार अपने जिलों की मॉनिटरिंग करते रहें। तो 3 स्टेप में ये प्रक्रिया कल देर शाम से ही शुरू हो गई है, जिसमें सतर्कता है और प्रिवेंटिव एक्शंस हैं और मॉनिटरिंग है। तो आप ये मान के चलिए, चूंकि ऐसा दावा किया जाता है योगी सरकार की ओर से कि पिछले 5.5 साल में एक भी सांप्रदायिक संघर्ष की घटना नहीं होने दी है, और अब भी उत्तर प्रदेश पुलिस और बिल्कुल ये जरूरी भी हो जाता है अब सुरक्षा बढ़ाया जाना। आप बने रहिए ऋषभ हमारे साथ। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता एसएन सिंह भी जुड़ गए हैं, प्रोफेसर भुवन जोशी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे समाजवादी पार्टी से। सबसे पहले सवाल मेरा एसएन सिंह जी आपसे, केजरीवाल कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिल्ली में मेंटेन रहे। क्या कहेंगे इस पर आप? क्योंकि जिम्मेदारी तो तय करना बनता है, अगर दिल्ली में इस तरह का घटनाक्रम हो जाता है तो कौन है जिम्मेदार? देखिए, दिल्ली में जिस तरह से कल घटना घटी है, हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर जो शोभा यात्रा निकाला जा रहा था, निश्चित तौर पे एक तालिबानी सोच को दर्शाता है। और आप देखे होंगे कुछ दिन से जब भी हिंदुओं के तीज त्योहार हो रहे हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा दिल्ली में इस तरह की घटना 2020 में भी हुआ था, जब हमारे विदेशी मेहमान यहाँ आए हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हुए थे, उस समय भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। और आप देखिए, जब सीए और एनआरसी के मुद्दे आते हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या के मुद्दे आते हैं, तो पूरी शिद्दत से जो है दिल्ली सरकार खड़ी हो जाती है उनके साथ। ऐसे विरोधी लोगों के साथ, ऐसे विरोधी मानसिकता के साथ जो भारत को खंडित करने का कार्य करते हैं, उनके साथ खड़ी हो जाती है। तो निश्चित तौर पे ये जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है कि ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दे। जहां तक भारत सरकार की बात है, तो जब भी इस तरह के घटना को अंजाम दिया जाता है, हम एक बड़ी कार्रवाई करते हैं। और इतने आबादी वाले जगहों पे इस तरह की चीजें होती हैं कि पहले से ये तय नहीं हो पाता है कि हाँ इस तरह की घटना हो जाएगी। और आप देखिए कि बड़े शांत तरीके से जुलूस जा रहा था और निहत्थे लोगों पर किस तरह से लाठी डंडों से वार किया जाता है, कैसे चाकू तलवार लेकर वहां आते हैं लोग और फायरिंग किया जाता है। ये तो पहले से ही प्रायोजित लग रहा है। और निश्चित तौर पे इसमें आप सरकार की भी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है। बिल्कुल जवाबदेही बनती है, लेकिन देखिए जो केंद्र को लेकर कहा जा रहा है कि केंद्र को भी ये सुनिश्चित करना होता है राजधानी में जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन रहे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रोफेसर भुवन जोशी भी एसपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप किस तरह से इस घटनाक्रम को देख रहे हैं? क्योंकि जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए, चाहे राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, क्योंकि घटनाक्रम जो घटा है वाकई बेहद शर्मनाक है। देखिए, हमारा मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने हेट पॉलिटिक्स के बीज उत्तर प्रदेश में डाले थे, उसके बीज अब अंकुरित हो गए और अन्य प्रदेशों में, महाराष्ट्र, दिल्ली में अब इस तरह की बातें होने लगी हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो आप आने वाला जो चुनाव है दिल्ली में नगर निगम का, ये भी एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, क्योंकि चुनावी राज्यों में इस तरह का हम ज्यादा माहौल देखते हैं। और जो आप बिल्कुल ठीक कह रही है, जो ये विषय सुरक्षा का है या लॉ एंड ऑर्डर का है, ये आपको सभी को पता है कि केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली में है। पुलिस की जो व्यवस्था है वो राज्य सरकार का इशू नहीं है, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है और एक कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए। और पहले भी मांगे उठी है कि दिल्ली की जो पुलिस है वो दिल्ली प्रदेश को दी जाए, लेकिन उस पर कोई काम हो नहीं पाया। लेकिन मांगे उठती रही है समय समय पर, और ये निश्चित तौर पे एक सामंजस्य बनाने की
दिल्ली सरकार को भी सामंजस्य बनाना चाहिए, लेकिन इसमें में दो राय नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर वहां पर दिल्ली पुलिस जो है वो अधीन आती है केंद्र सरकार के। लेकिन कोऑर्डिनेशन की जो आपने जी कोऑर्डिनेशन की जो आपने बात की, इसी पर मैं सवाल लेना चाहूंगी एसएन सिंह से। एसएन सिंह जी, कोऑर्डिनेशन की कमी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी में नजर आती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, लेकिन आप आरोप लगाते हैं कि वो जो अवैध प्रवासी लोग हैं उन्हें वहां पर संरक्षण देते हैं। देखिए, हम आरोप नहीं लगाते हैं, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। आप हमेशा देखेंगे, चाहे सीए एनआरसी के मुद्दे को लेकर जब वहां प्रदर्शन चल रहा था, उस समय भी आप देखे होंगे किस तरह से पूरी पकवान आपकी पार्टी के द्वारा वहां भेजा जाता था। और जब भी सरकार बातचीत करने के लिए बुलाती है दिल्ली सरकार को, निश्चित तौर पे वो एक धर्म की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, सुरक्षा और संवेदना की बात नहीं करते हैं। जब इस तरह से आप राजनीति करेंगे, विघटनकारी शक्तियों के साथ खड़े होंगे, तो निश्चित तौर पे इसी तरह के कार्य होंगे। आप देखिए कि टीवी डिबेट में लोग शांति की बात करते हैं, मर्यादा की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, लेकिन अगर किसी भी धर्म की शोभा यात्रा निकल रही है, जो खाली हाथ लोग जा रहे हैं, उन पे एक बड़ा हुजूम जो लाठी डंडे लेके आ रहा है, मुझे तो लग रहा है ये पहले से प्रायोजित था। अचानक तलवारें आ जा रही हैं, अचानक उतनी ईंट पत्थर आ जा रहे हैं, अचानक उतने लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं और फायरिंग हो रही है। ये किस चीज को दर्शा रहा है? वहां पे जो शोभा यात्रा निकल रही थी, मैं अपने यानी भाई कि से आपका पूछना ये चाहूंगा, मानना है कि सुनियोजित था, ये पहले से साजिश रची गई थी और इसका जवाब जो है आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। घटना को भी कोरिलेट कर लीजिए। 2020 में किस तरह से वहां पे कई हजार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिसकर्मी की हत्या कर देते हैं, लोगों की हत्या कर देते हैं, दुकानों में आग लगा देते हैं, गाड़ियां फूंक देते हैं, अचानक ही हो जाता है। अगर कोई हिंदू संगठनों के द्वारा कुछ इस तरह से किया जाता, प्रतिक्रिया के तौर पे आप करते, लेकिन शोभा यात्रा आपकी भी निकलती है, सभी धर्मों की निकलती है, सिख भाइयों की शोभा यात्रा निकलती है, लेकिन आप एक धर्म को टारगेट करके इस तरह ठीक है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता पुष्पेंद्र श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। कहा यह जा रहा है पुष्पेंद्र जी कि जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की भी तय होनी चाहिए, भले ही केंद्र को लेकर केजरीवाल कह रहे हो कि केंद्र ये सुनिश्चित करे, लेकिन आम आदमी पार्टी पर आरोप ये लग रहे हैं कि संरक्षण किया जाता है अवैध प्रवासियों का और उसके बाद इस तरह के घटनाक्रम होते हैं। बिल्कुल तय होनी चाहिए। हम तो खुद इस बात की मांग करते रहे हैं। आप जो दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में है, उसको आप दिल्ली सरकार के हैंडओवर कर दीजिए और फिर हमारी जिम्मेदारी तय कर दीजिए। हमारी जवाबदेही होगी, आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। एसएन सिंह जी जो हमारे मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, यहाँ बैठ करके बड़ी आसानी से दिल्ली सरकार को के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। इनको समझ में नहीं आता कि केंद्र सरकार के अंडर में दिल्ली पुलिस है। सारे पैनलिस्ट भी मान रही है, खुद मान रहे हैं। तो जो जहांगीरपुरी में जो घटना हो रही है, उसके लिए दिल्ली सरकार कहां से जिम्मेदार हो जाती है? लॉ एंड ऑर्डर तो दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था तो गृह मंत्रालय के हाथ में है और अमित शाह जी यही दिल्ली में ही बैठते हैं और उनकी नाक के नीचे अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये बेशर्मी से आप दिल्ली सरकार पे और अरविंद केजरीवाल जी पे इसका ठीकरा फोड़ने की बजाय आप अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं स्वीकार करते कि हाँ आपसे चूक हुई है, आपसे लॉ एंड ऑर्डर जो है नहीं संभल रहा है। और लेकिन पुष्पेंद्र जी आरोप ये भी लग रहे हैं कि अवैध प्रवासियों को, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं या फिर जो बांग्लादेशी हैं, उन्हें संरक्षण देती है आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसकी वजह से इस तरह के घटनाक्रम होते हैं। इस तरह के आरोप भी बीजेपी नेताओं ने लगाए हैं। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ आपके चैनल पे दावे के साथ कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये अनर्गल आरोप है। दूसरी बात ये है कि अगर इसको लगता है भारतीय जनता पार्टी को या केंद्र सरकार को ऐसा लगता है, तो उन लोगों को पकड़े, उनको चिन्हित करे जिनकी आप बात कर रही हैं। हमने कहाँ संरक्षण दिया है, उनको चिन्हित करे। जिन्होंने संरक्षण दिया है उनको पकड़ के जेल में डालिए। कि टेलीविजन पे बैठ के अनर्गल आरोप लगाना, कुछ भी बोलते जाना, अपनी जिम्मेदारी से बचना, ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा की एक नीयत रही है और इसी पे उस पे चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी दरअसल उपद्रवियों दंगाइयों का साथ देती है, उनको सम्मानित करती है। आपको मैं सिलसिलेवार 2-3 घटनाएं बताता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपको। 10 दिसंबर 2020 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पे भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन का ढोंग करती है और बाकायदा साजिश के तहत उनके घर पे हमला करती है। जहां उनका परिवार रहता है, जहां उनका ऑफिस का स्टाफ रहता है, उनको आतंकित करती है। उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस में दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष आतिश गुप्ता जी
के नेतृत्व में एक बलवाई पहुंचते हैं और पूरे दिल्ली जल बोर्ड को तहस नहस कर डालते हैं, वहां खून खराबा करते हैं। किस तरह से आप लोगों ने पीछे देखा होगा। अभी आप हालिया बताता हूं आपको, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निवास पे किस तरह से तोड़फोड़ हुई और सारी चीजें आपने देखा। बिल्कुल, इन सभी चीजों को लेकर सवाल उठना लाजमी है पुष्पेंद्र जी, और जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम जो मेहमान हैं हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।